बहुत बहुत अभिनंदन। क्या हाल है सर, कैसे चल रहा है? बहुत ही बढ़िया है। व्यवस्था करवानी है गाँव में, तो इसको ले गए आप इसलिए बोलिए गणेश भोमी जी महाराज की। यहाँ विराजमान मैं सभी से माफी चाहता हूँ कि घर पे आज ऐसे मुझे जो है खुद को इतना ध्यान नहीं था कि इतने लोग बागों में मेरे प्रति इतना जो प्रेम और स्नेह है। लगभग जैसे 1000-1500 लोग घर पे आ गए और सुबह 7 बजे से, तो फिर उनका आतिथ्य, उनके साथ बैठना, उनके साथ बैठ के बातचीत भी करना, उनकी शुभकामनाएं और उनकी सारी बात सुनना। इसलिए गुरुदेव में थोड़ा सा मेरा आने में आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, और कि अच्छे संस्कारों के साथ में इतना शिक्षित करें कि आपके विद्यालय परिवार का बच्चा आगे जाकर इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन। वो ये पूरा प्रचार करेगा कि जो फलाना कलेक्टर है ना वो मेरा छात्र है, या वो फलाना एसडीएम है या फलाना एसपी है वो मेरा पढ़ाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई खुशी होगी तो वो शिक्षक को होगी। इनफैक्ट मेरे, क्योंकि मैं तो खुद जैसे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में रहा हूँ, तो मेरे गांव में, मेरे तिवरी में जिन जिन जो गुरुजनों ने मेरे को पढ़ाया है, आज वो कहीं पर भी मिलते हैं तो मैं उनका सार्वजनिक रूप से उनके चरणों का अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। तो उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही खुशी झलकती है कि देखिए आज जैसे मेरा पढ़ाया हुआ जो एक छात्र है वो आज ऐसा ओसिया का जनप्रतिनिधि बना है, एमएलए बना है, तो उनको यदि मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप के बाद में सबसे ज़्यादा यदि कोई खुशी होती है तो वो शिक्षक को होती है। इसलिए मेरा सभी शिक्षक जनों से, जो आए हुए अड़ोस पड़ोस के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग, एक तो क्या है कि ये मेरा सबसे निवेदन है, आप लोग कभी भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने इंस्टीट्यूट को जो है राजनीति का अखाड़ा मत करो। कई बार होते हैं, मैंने देखा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो है वो अपने इंस्टीट्यूट को जो है राजनीतिक अखाड़ा बना लेते थे। उसे भविष्यों, जो बच्चों के भविष्य के ऊपर जो है वो सही प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने हमेशा अपने जीवन के अंदर एक तो धर्म के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी कोई आस्था का केंद्र हो, मंदिर बन रहा हो, सिर्फ धर्म के अंदर कोई राजनीति की जरूरत नहीं। हाँ, राजनीति में जो धर्म की जरूरत होती है, जो राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं उसमें
तो हमेशा धर्म नीति की आवश्यकता रहती है। पर शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझ रहा हूँ कि ये तो कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती, और नहीं कभी शिक्षा के इंस्टीट्यूट, वो चाहे आपका इंस्टीट्यूट छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कभी भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, जितने भी अपने जो समाज के हॉस्टल है, बालिका शिक्षा के हैं, उनसे सबसे मेरा निवेदन है, आप जितने भी जो जनप्रतिनिधि है, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए सबके सब जो भी जनप्रतिनिधि है वो सब अभिनंदन योग्य हैं, ऐसा सब वंदन योग्य हैं, सब आपके लिए सम्मानित हैं। लेकिन आपको कभी किसी एक पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी के रूप में टारगेट होकर आपको काम करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि जैसे प्राइवेट शिक्षा के अंदर आप लोगों को सबको जरूरत पड़ती है। मैंने कई बार देखा राजनीतिक क्षेत्र में, मैंने 2013 से 18 में काम किया, उसका अपने जीवन में काफ़ी अनुभव लिया, आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, और 2018 से 23 में आप लोगों ने मुझे हार का भी मजा चखाया, जैसे उसका भी स्वाद लिया, वो भी स्वाद अच्छा है। यदि हारते नहीं ना तो आदमी को जीत का पता नहीं चलता। इसलिए जितना आदमी हार में सीखता है ना, उतना जीत में नहीं सीख पाता। इसलिए वो अपने लोकतांत्रिक तरीके से यदि कोई हार भी हो गई तो भी उसमें अपने जीवन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, ये मतदान होते हैं, इसमें सब लोगों का, उनकी अभिव्यक्ति होती है, और कई बार तत्कालिक कोई समीकरण कुछ कैसे बन जाते हैं, कुछ कैसे बन जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र में कोई भी जो जनप्रतिनिधि आपका चुनाव लड़ता है, उनको हमेशा जो 36 के 36 कौम को हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, और न कि कोई छोटी छोटी ओछी बातों के लिए आपको कोई राजनीति करनी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र होशियां के अंदर चाहे पेयजल की बात हो, चाहे विद्युत संबंधी बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में काम हो, इतने दिन तक काम करने का मौका नहीं मिला। जैसे ही चुनाव जीते, इसके बाद में दूसरा विधानसभा का अंतरिम बजट सत्र शुरू हो गया, और थोड़ा सा समय लगा तो लोकसभा के चुनाव वो आगे, प्रत्याशियों का चयन हो गया, आचार संहिता लग गई। अब ये लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी हो गए, आचार संहिता भी हट गई। अब अपने को काम करने का अभी मौका है। अब अपने 4.5 साल तक आपकी जमकर आप लोगों की पूरी सेवा करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वो चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। आपकी सरकार, मैं विश्वास दिलाता हूँ, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार एज ए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली, और शपथ लेते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और पहला यदि उन्होंने कोई काम किया है तो उन्होंने किसानों की जो आई थिंक आपकी 17वीं किस्त, जो 17वीं किस्त है वो आपके बैंक के खाते में सीधी डाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये किसानों की भी चिंता करेगी, युवाओं की भी चिंता करेगी, व्यापारी वर्ग की भी चिंता करेगी, और आने वाले भारत के भविष्य की एक एक छोटी से छोटी बातों का ध्यान करके तो भारत कैसे विश्व गुरु बने, भारत कैसे मजबूत बने, और भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर कैसे गूंजे, ये तो सब चीज़ों के ऊपर पूरा काम करेंगे। हमके इतनी हिंदी होगी, हमके इतना गाजर हो गया, हमके इतना कंदा हो गया। अरे की निवण में धूड़ है, आ औलाद अपनी बिगड़ गई तो बुढ़ा पे अपोई तकलीफ पावन, थई तकलीफ पावन, नहीं तकलीफ पावन। इन वास्ते मारो निवेदन है
खास करके बड़े बुजुर्गों से और माताओं बहनों से अपने बच्चे का पूरा शेड्यूल ध्यान करो, उसका बस्ता भी चेक करो, बच्चे के कौन दोस्त हैं, किन के साथ बैठते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। 18-20 साल तक उस बच्चे की पूरी सुरक्षा, संस्कार, संस्कृति सारी जिम्मेवारी आपकी है। और मैं आपने एक चीज कहूँ कि टावर वाली फसल खराब होगी तो थोड़ा खेत वाली बात जीरा वाली फसल कटे काम नहीं आवेगा, बच्चे आवे। एक मैं अपनी जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपकी एक ऊँ निकलती तो माँ आपको सीने से चिपकाती। कितने दुख दर्द उस माँ ने देखे होंगे, कितने दुख दर्द आपके बाप ने देखे होंगे, कैसे कैसे मेहनत करके आपको लिखाया, पढ़ाया, आपको इतना बड़ा बनाया। और 20 साल के बाद में आप कहते हैं कि मुझे मेरी जान से खतरा। कोर्ट में गए और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि मुझे तो इनसे जान से खतरा है। पुलिस उस बच्ची को तो शायद सुरक्षित वो जहां रहनी चाहती भेज देते और पुलिस माँ बाप के पीछे पड़ जाती। ये मैं आपको प्रैक्टिकल की आपको एकदम सच्ची सच्ची घटना बता रहा हूँ। और लगभग ओशिया क्षेत्र के अंदर इन पिछले 4-5 सालों के अंदर लगभग मेरे सामने 60 से 70 ऐसे उदाहरण आ गए हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा यदि कोई दोषी है तो ये एंड्रॉइड फोन है, जिसका दुष्प्रभाव ऐसा जिसके जो समाज में नुकसान हो रहे हैं वो ये उसके दुष्प्रभाव है मोबाइल के। इसलिए मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि जब तक बच्चा 18-20 साल का समझदार नहीं हो, फोन उसको दो, लेकिन ऐसा फोन दो पढ़ाई करानी हो तो साथ में बैठ के पढ़ाई कराओ, उसको बच्चों को समय दो। और ये बच्चों वाली फसल है ना, इसको सुधारने की जिम्मेवारी माँ बाप की होती है। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे भाइयों कि अपने विद्यालय परिवार में आए, यहाँ पर थोड़ा काम देखो वो करो वो भाई